आपको पता है कि यदि आप अपने टीवी में कोई सीरियल्स, मूवी, न्यूज़ यदि आप देखते हो तो उसका जिम्मेदार कौन है? या आप अपने मोबाइल के थ्रू किसी से बात कर पाते हो तो क्या आपने सोचने की कोशिश की है कि बिना तार के तार यदि हम किसी से बात कर रहे हैं तो इनके बीच में कुछ तो चीज़ें होंगी? क्या आपने देखा है कि अपने हाथ में आप जैसे ही रिमोट लेकर के आप चैनल को चेंज करते हो तो रिमोट और डीटीएच के बीच में या टीवी के बीच में जो गैप होता है वो गैप फुलफिल कैसे होता है, पूर्ण कैसे होता है, जबकि बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि जब भी आपको कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे पता करते हैं डॉक्टर कि आपके किस भाग में इंजरी हुई है, कौन सा भाग क्रैक हुआ है, इसके लिए कौन सी तरंग जिम्मेदार है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सूर्य के प्रकाश में सभी किरणें होती हैं तो इनमें कौन सी किरण होती है जो हमारे शरीर को गर्म करती है या पूरे वातावरण को गर्म करती है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा? तो इन सब जिज्ञासा के साथ आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसमें हम डिस्कस करेंगे तरंग के उपयोग के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था तरंग क्या है, तरंग के प्रकार और विभिन्न प्रकार की तरंगों जैसे ध्वनि तरंगे हो गई, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो गई, इनके तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा परिचय आप सब लोग जानते हैं तो परिचय कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आप जितने लोग भी सेशन में जुड़ते हैं प्रतिदिन, वैशाली मैम, पिंकी जी और विजय शंकर काली जी, राकेश जी, राहुल गुप्ता, ओम सर, काम्या मैम, आज आप भी हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग का नाम नहीं ले पा रहे हैं आप सबका मेरे दोस्त बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल इस तरह से रहा कि तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो सवाल काफ़ी अच्छा रहा। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब लिखने का तात्पर्य ये रहा कि अभी आप एलईडी देख रहे हो तो एलईडी में आप तो कोई तंतु फिलामेंट देखते नहीं हो, कुछ इस तरह से चीज़ें देख लो। पहले बल्ब में तो आपको इस तरह से दिखता था, यही तो बल्ब है। तो इसे आप क्या कहते हो? इसे ही तो आप तंतु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम तंतु कहते हैं। ये फिलामेंट जो होता है किसका लगा होता है? टंगस्टन का। क्यों? क्योंकि उसका गलनांक बिंदु अधिक होता है। कितना होता है? अराउंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना होता है? अराउंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में की गई अधिकांश विद्युत शक्ति किस में प्रकट होगी? तो आपको पता होगा कि जो हमारा विद्युत बल्ब होता है वो प्रकाश का नहीं, एक ऊष्मा का है ना उत्सर्जन करता है। मतलब जो विद्युत बल्ब होता है, इसका विद्युत बल्ब की बात करें तो इसका 85% जो लाइट हिस्सा होता है, जो 85% ऊर्जा होता है वो ऊष्मा में जाता है, मतलब हीट जनरेट करता है। और शेष 15% क्या होता है? ये प्रकाश उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये रहा, आपने कई बार देखा होगा कि ठंडी के दिनों में आपने भी अपने कमरे में विद्युत बल्ब को, जो 100 वाट का बल्ब लगा के सूर्या बल्ब होगा, आपने जलाया होगा, है ना। तो इसका मतलब ये रहा कि हमारा जो विद्युत बल्ब है वो प्रकाश 85% ऊष्मा का उत्सर्जन करता है और 15% प्रकाश का। ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है। तो मेरी बातों को ध्यान समझना। तो जो किरणें होती हैं, जो तंतु के प्रकाश का वो पार्ट होता है जो कि हमको गर्मी देता है, उसका वो कौन सी किरणें होती हैं? अवरक्त किरणों के रूप में। क्या होती हैं? अवरक्त किरणें। ये सवाल ये बिहार पीसीएस में आया था कि रामू धूप में खड़ा है और धूप में खड़ा होने के 1 घंटे बाद उसका शरीर पूरी तरह से गर्म हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें रामू को गर्म कर दी? तो आपका जवाब होगा कौन सी किरणें? अवरक्त किरणें। कौन सी किरणें मेरे लाल? अवरक्त किरणें। एक बार फिर से हम लोग अपने पिटारा को खोलेंगे। हमने कहा था कि तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, हिलोर है। जैसे आपने थोड़ा आंखें बंद करके आप जरा सोचना सोते वक्त कि आपके दिन भर में आपके मन में कौन कौन से विचार आए, है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे दिल में भी कितनी तरंगे उठ रही हैं। ठीक है ना। खैर, तो यहाँ पे बात करेंगे हमने फिर से मैं करेंगे गैप, है ना, गैप DALD। क्यों वैशाली मैम, याद है कि नहीं आपको? गामा तरंगे की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रांटजन ने। पराबैंगनी की रीटर ने।
और दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? जरा बताओ, दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। औरत की विलियम हर्शेल ने। लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने। और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। यहाँ तक कंफर्म हुआ? चलिए आगे चलते हैं। आप चिंता मत करें, हम लोग याद कर लेंगे। ये देखिए सवाल एसएससी एफसीआई में पूछा गया सवाल है। और ये जो सवाल लगा देगा ना, उसको मैं एक चॉकलेट दूंगा। ठीक है, एक चॉकलेट तो मैं दूंगा, पक्का भेजूंगा। ठीक है, सबका फ़ोन पे नंबर है मेरे पास, डोंट वरी। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में छापो। ठीक है, तो 0.3 मीटर की तरंग ये दर्द नहीं होगा। काम्या मैम कैसे क्वेश्चन को टाइप करती हैं? तरंग दर्द होगा भाई। ये लगता है इनको भी बहुत ज़्यादा इसमें दर्द से ये भी गुजर रही हैं। तरंग क्या होगा? तरंग दर्द होगा मेरे लाल, याद रखना है ना। मैम ने गलत टाइप किया कर दिया है। 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह तरंग किस प्रकार की होती है? तो हमने बताया था, यदि आपको मैं बताऊं, हमने बताया था कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे वो कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। जरा बताओ कौन कौन सी? और एक बात और कि ध्वनि तरंगे हमारे कौन सी तरंगे होती हैं? यह एक यांत्रिक तरंगे हैं, पेपर में पूछा जाता है, याद रखना। और यांत्रिक में भी कौन सा? ये हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंगे। तीनों प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, गलतियां मत कर देना आप। अगला देखो, ये होता है हमारे पास श्रव्य तरंगे, एक श्रव्य होता है, एक हमारे पास अपश्रव्य होता है, एक होता है पराश्रव्य होता है। अपश्रव्य का मतलब क्या होता है? जिसको आप सुन नहीं सकते, मतलब जिसकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। श्रव्य मतलब क्या होता है? जिनको हम लोग सुना जा सकता है, जिनको सुना जा सकता है। कि इसकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यूट्यूब की भाषा में हम के लिख रहे हैं, ठीक है ना, 20,000 हर्ट्ज। और एक होता है पराश्रव्य। क्या होता है? पराश्रव्य, जिसको हम सुन ही नहीं सकते, वो परे है, हमारे ज्ञान से परे है वो, मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको एक समझदारी बन गई कि ध्वनि कितने प्रकार, ध्वनि के प्रकार में कितने प्रकार की होती है ध्वनि तरंगों में? श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। हम लोग जो सुनते हैं वो कहते हैं श्रव्य, ऑडियोविजुअल रेंज, है ना। तो अब हम लोग सवाल लगाते हैं। हमने कल आपको बताया था कि भी बराबर क्या होता है? यन लेमडा होता है। तो जो हमारे पास जो यन है क्या है? आवृत्ति। तो आवृत्ति से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भी बराबर यन बराबर क्या हो जाएगा? भी बाई लेमडा। तो भी का मान कितना है? भी का मान है कितना? 300, है ना, 300। और 300 लेमडा का मान कितना है? लेमडा का मान क्या है? 0.3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.3। तो हम 0 हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास? 1000 हर्ट्ज। तो आपको पता होगा, हमने अभी बताया था कि 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति किसकी होती है? बताओ। ये होती है श्रव्य तरंगों की। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास श्रव्य तरंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? क्या सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार लिख दूँ, जो तरंग क्या होता है? तरंग एक प्रकार का हमारे पास विक्षोभ होता है। तरंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास यांत्रिक तरंगे, एक होता है हमारे पास अयांत्रिक तरंगे, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? या फिर इसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो लोग जानते हैं रिवीजन कर लीजिए। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव, गैस, इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, ये देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। तरंग क्या है हमने बता दिया। तरंग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक यांत्रिक तरंगे और एक हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंगे। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में क्या अंतर है? तो एक बार हमेशा याद रखना कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। क्या करते हैं? समांतर, इस तरह से कंपन करते हैं। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ऐसे ऐसे कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, जब कोई अनुदैर्ध्य तरंग की बात करेंगे तो वो तरंग कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी, है ना, इस तरह से आगे बढ़ेगी, मतलब लंबवत, मतलब समांतर। जब अनुप्रस्थ की बात करें तो कैसे बढ़ेगी? ऐसे ऐसे लंबवत कंपन होगा, है ना, लंबवत कंपन होगा। तो ये होता है लंबवत कंपन, ये होता है हमारे पास समांतर कंपन। ठीक है, चलिए। यांत्रिक और
अयांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? देखो, अयांत्रिक तरंगे मतलब क्या होता है, या विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे, इनको संचरण के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, ये सवाल, जब कोई वाहन टीवी के पास से गुजरता है तो व्यवधान उत्पन्न होने का कारण क्या है? जल्दी बताओ आप। जब भी कोई भी वाहन यदि टीवी के पास से गुजरता है, टीवी मतलब टेलीविज़न, है ना, टीवी मतलब टेलीविज़न, तो आप देखोगे धातु रेडियो तरंग को परावर्तित कर देता है? नहीं, ये गलत है। स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं देखता हूँ इस बात को। वाहन प्रदूषण के कारण टीवी के घटकों के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? ऐसा नहीं है भाई। जैसे आप टीवी चला रहे हो तो क्या बगल से कोई कार चली जाएगी तो आपका टीवी खराब हो जाएगा क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। आधुनिक वाहन विद्युत प्रज्वलन का प्रयोग करते हैं? नहीं, ये भी गलत है। इसका मतलब स्पार्क प्लग में विद्युत चुम्बकीय व्यवधान उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है ना। जब वाहन कोई टीवी के पास से गुजरता है तो व्यवधान उत्पन्न होने का कारण यही है कि जो इसका स्पार्क प्लग है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे उनको ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़े रहते हैं, तो ये लोग अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोग बस इतना समझो कि स्पार्क प्लग क्या होता है कि जब हम, जैसे आप तुरंत स्पार्क कराते हैं ना, चाबी लगा करके सर्किट पूरा करने के बाद में, तो बस वहीं जैसे बटन दबाते हैं, स्टार्टर लेते हैं, बस वहीं है। स्पार्क विद्युत चुम्बकीय व्यवधान उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास यहाँ पे जनरल साइंस का है, न कि इंजीनियरिंग का। ठीक, वह वैज्ञानिक जिसने विद्युत चुम्बकीय तरंगों को दूरस्थ स्थानों तक भेजा था, है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग कुछ चीज़ें मैं देख लेता हूं कि सभी तरंगों के उपयोग, है ना। खैर, इसको करने के बाद में बताइए इसका आंसर। वैशाली मैम, पिंकी जी, आप बताओ। राकेश जी, जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर आप मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे? तो जानते हो, सबका नाम इसलिए भी जुबान पे रहता है ना, मुंह से निकल जाता है, क्योंकि वो लोग बच्चे डेली क्लास लेते हैं। आप डेली क्लास लोगे तो आप भी मेरे मतलब कि रेंज में आ जाएंगे, तो आपकी गतिविधियों पे हम जरूर ध्यान देंगे, है ना। ऐसे भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा, ये टेंशन मत लीजिएगा। तो ये कौन हो जाएंगे हमारे पास? थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, आपको याद होगा, है ना। जॉन लोगी बेयर्ड, इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास हेनरी हर्ट्ज। ठीक है। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का किसने किया था? टेलीफोन का ग्राहम बेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था। ठीक, एक बात और इसमें आप जान लीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे आया है तो मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे गैप, DA/LD। ठीक है, क्लियर है ना? DA/LD, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, फिर दृश्य किरणें, औरक किरणें, लघु तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। और औरक किरणें वही किरणें हैं जो हमें हीट देती हैं, हमें गर्मी देती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। तरंग की गति किसे कहते हैं? तो जब हमारे पास कोई तरंग या विक्षोभ जब उठता है तो उसे आगे बढ़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तरंग गति। जैसे आपको भूख लगी है तो आपके अंदर तरंग उठा कि मुझे भूख लगी है। अब आप कितना जल्दी से जाओगे किचन में, ये होता है उस भूख की गति। भूख क्या है? तरंग है। फिर और उठा दिमाग में, आपने एक्शन लिया, वो कितना तेजी से लिया, वही होता है तरंग की गति। गामा किरणें, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों की खोज की थी हमारे पास किसने? बताओ। पॉली विलार्ड ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रांटजन ने। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। औरक किरणों की खोज किसने की थी? औरक की थी विलियम हर्शेल ने। लघु तरंगों की खोज हर्टन ने। दीर्घ तरंगों की खोज बताओ? मार्कोनी। ठीक। टीवी सिग्नल है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक पॉइंट में बता रहा हूँ, मैं फिर से बताता हूँ, गैप। देखो, आज हमारा तरंग खत्म हो गया, ठीक है, आज हमारा तरंग खत्म हो गया, अगला दिन से हम लोग विद्युत पढ़ेंगे, ठीक है। गैप, DA/LD। ठीक, एक बात याद रखना। तो एक बार हम लोग इसके उपयोग की बात कर लेते हैं।
तो गामा जो किरणें होती हैं इनका उपयोग क्या होता है, इनकी जो वेधन क्षमता होती है, इनकी जो वेधन क्षमता होती है वो अधिकतम होती है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। क्यों? क्योंकि गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। आपने अल्फा बीटा गामा किरणें आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि गामा किरणों की जो वेधन क्षमता है वो अधिकतम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम बात करें एक्स किरणों की खोज। तो एक्स किरणों की हम लोग यूज कहाँ करते हैं? ये मेडिकल में करते हैं। कहाँ करते हैं? मेडिकल में। एक्सरे सभी लोग, एक मिनट। हाँ हाँ है, अच्छा ठीक, ये ले लीजिए। वो सॉरी, वो क्या था ना कि आंटी जी जीरा मांगने आ गई थी, तो हम चले गए थे जीरा देने। ठीक है, अब मुझे एक बात भी नहीं समझ में आता कि सब्जी में हम जीरा नहीं डालते हैं तो भी सब्जी वैसा ही लगता है, और डालते हैं तो भी वैसा ही लगता है। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जीरा किचन में मेरे है क्यों। मम्मी आती है तो जीरा मंगा लेती है, पता नहीं क्यों। खैर चलिए, तो औरत जो किरणें होती हैं, जो एक्स किरणें होती हैं, इनका हम लोग मेडिकल साइंस में यूज करते हैं, है ना। और जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनका हम उपयोग करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। ठीक है ना, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए भी हम, जीवाणु को नष्ट करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। दृश्य किरणों की क्या करते हैं? दृश्य जो विकिरण होता है इनकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, इनकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आई होप क्लियर हुआ। जो औरत किरणें हैं ये क्या करते हैं, इन ये विकिरण का मान, ये विकिरण जब भी किसी वस्तु पर पड़ते हैं तो वो बिल्कुल वस्तु गर्म हो जाती है ना। तो किसी को गर्म करने के लिए हम सूर्य के प्रकाश का या फिर ऊष्मा का या फिर तरंगों का औरक्त भाग यूज होता है, औरक्त विकिरण उपयोग किया जाता है। लघु रेडियो तरंग की बात करोगे आप, तो लघु रेडियो तरंग रेडियो, टीवी एवं टेलीफोन सब में किसका उपयोग किया जाता है? लघु रेडियो तरंग। लेकिन हम बात करेंगे दीर्घ रेडियो तरंग की, तो ये सिर्फ रेडियो और टेलीविज़न में उपयोग किया जाता है। रेडियो और टेलीविज़न में उपयोग किया जाता है दीर्घ रेडियो तरंग। लेकिन सवाल पूछेगा कि मोबाइल फ़ोन के लिए कौन सा उपयोगी है, तो मोबाइल फ़ोन के लिए आप लघु तरंगे टिक कर देना। दूसरी बात है, ऊपर से कल पिंकी का डाउट क्लियर नहीं हो पाया था, इस बात को याद रखना। ऊपर से नीचे जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहूँ कि सबसे मिनिमम तरंगदैर्घ्य किसका है, तो आप कहोगे सर गामा विकिरण का। सबसे मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य किसका है, तो दीर्घ रेडियो तरंग का। और ऊपर से नीचे जाने पर जो आवृत्ति है वो घटती है। आवृत्ति क्या होती है? सॉरी, बढ़ती है। तो सबसे क्या हो गया? घटती है। आवृत्ति क्या होगी? घटती है। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसका होगा? गामा का, है ना। गामा का आवृत्ति सबसे अधिक होगा और दीर्घ रेडियो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? सबसे कम होगी। आई होप आपको एक ही दिमाग में बिल्कुल से मिक्स हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख लीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास आवृत्ति संग्राहक। आवृत्ति संग्राहक समरी लिख देता हूँ यहाँ पे। जो लेमडा मैक्सिमम होता है कौन सी तरंग का होता है, तो ये होगा हमारे पास दीर्घ, है ना, दीर्घ रेडियो तरंग का, है ना। एक तरफ से सीक्वेंस आप याद रखना, दीर्घ रेडियो तरंग, है ना। और लेमडा मिनिमम किसका होगा? ये होगा हमारे पास गामा विकिरण का। क्या होगा? गामा विकिरण या किरणें। ठीक है, ये बात याद रख लेना। और आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति मैक्सिमम किसका होगा? ये होगा हमारे पास गामा का। और आवृत्ति हमारे पास मिनिमम किसका होगा? ये होगा हमारे पास दीर्घ रेडियो तरंग का। ये बात आप याद रखना, ठीक। जाली दस्तावेजों का किसके द्वारा पता लगाया जाता है? जैसे जाली दस्तावेजों का किसके द्वारा पता किया जा सकता है? जैसे हमारे पास हमने एक इस तरह से पासपोर्ट बनाया, या फिर हमने कोई एक हमारे पास नोट है इस तरह से, तो ये जाली है कि नहीं है, ये किस तरह से कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब हम पराबैंगनी किरणों को इस पर गुजारते हैं, है ना, तो जो असली होगा वो चमकने लगेगा। एक बात याद रखना, जो असली होगा वो चमकने लगेगा, जो नकली होगा वो नहीं चमकेगा। वो होता है जाली पासपोर्ट। ठीक है, तो जाली दस्तावेज हम किसके सहायता से चेक करते हैं? वो होगा हमारे पास पराबैंगनी किरणें। ठीक है, एक बार फिर से कैसे चेक करोगे आप? जब आप जाली कागज़ पे यदि पराबैंगनी किरणें डालोगे तो वो
नहीं चमकेंगी। लेकिन आप जब ओरिजिनल पे डालोगे, ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल नोट, ओरिजिनल किसी भी दस्तावेज पे जब आप पराबैंगनी किरणें डालोगे तो वो चमकने लगेंगी। ठीक है, यही है असली और नकली की पहचान। ठीक है, जैसे आप भी अपने दोस्तों में आजमा लेना कभी, कौन असली है कौन नकली है। यदि आपके मुसीबत में, आपकी तकलीफ़ में, आपके हर एक चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई साथ दे रहा है तो मतलब वो आपका असली दोस्त है। सिर्फ आपको ये सोच के आपसे दोस्ती किया है कि मतलब अपने स्वार्थ की वजह से आपके दुख में काम नहीं दे रहा है, तो वो नकली दोस्त है। और इन दोस्तों से प्लीज़ कल्टी मार लो। ठीक है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? ये किया था हमारे पास, किसने बताओ ज़रा? रीटर ने। ठीक है, ठीक। और औरत किरणों की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने। रेडियो तरंगे कहाँ उपयोग करते हैं हम लोग? मोबाइल फ़ोन में, टीवी में, रेडियो में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? एक बार फिर से, किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? जरा देखो एक बार फिर से, वहीं एक ही नियम, गैप, है ना, यहीं से क्लियर होगा। गैप, DALD। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा हमारे पास? ऊपर से, अरे यार इतना मेहनत से लिखे थे, गैप, है ना, DALD। और ऊपर से जब नीचे आओगे तो क्या होगा? आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। नहीं, गलत। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा हमारे पास? जो तरंग दैर्ध्य होगा, जो तरंग दैर्ध्य होगा ये लेमडा क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ क्या पूछा है? तो तरंग दैर्ध्य। तो जरा बताओ कि सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम गामा का होगा। तो क्या गामा ऑप्शन में है? हाँ गामा है, तो ऑप्शन नंबर सही होगा। गामा नहीं होता तो आप इस पे एक्स पे क्लिक करना। ठीक है, एक्स नहीं होता तो इस ऑप्शन में पराबैंगनी पे टिक करना। ठीक है, पराबैंगनी नहीं होता तो दीर्घ पे टिक करना। अब ये मत याद कर लेना कि केवल गामा और दीर्घ को मत याद करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। और यहीं आपसे सवाल पूछे कि यदि हमारे पास ये बताओ कि आवृत्ति पूछा जाता, तब आवृत्ति तो ऐसे कर देना है आप, जैसे ही हम एक मिनट, क्या हो गया? ठीक है, आवृत्ति ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? वो घटने लगेगा। क्या होगा? घटने लगेगा। ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ यहाँ तक। एक्सरे किरणों का खोज कहाँ करते हैं हम? चिकित्सा में, औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। ठीक, गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है, इसीलिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम करते हैं नाभिकीय अभिक्रिया में। आगे चलें, ये देखिए कि जो हमारे पास तरंगों की चाल एवं तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है? तो आप याद रखना, V बराबर क्या होता है? यन लेमडा। यहाँ तक क्लियर हुआ? V बराबर यन लेमडा। कौन कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों में नहीं आती? प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी तरंगे हैं? ये तरंगे हैं हमारे पास ध्वनि तरंगे। कौन कौन सी हैं? ध्वनि तरंगे। और कौन कौन सी हैं? पराश्रव्य तरंगे। और साथ ही साथ में एल्फा बीटा तरंगे। ठीक है, और कैथोड किरणें भी क्या होती हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। और कैनार किरणें भी क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। ठीक, तो मतलब क्या हो गया? ध्वनि तरंगे, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, मतलब ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? ये नहीं है। ठीक, तो ध्वनि तरंगे हो गई, पराश्रव्य तरंगे हो गई, एल्फा बीटा तरंग किरणें हो गई, और कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, ये सभी किरणें और तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, आगे चलें। ये देखिए कि अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंग एवं गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ठीक है, जैसे हमारे पास आप यहाँ से कोई रस्सी ऐसे बांध ले, जैसे मान लीजिए चिंटू है हमारे पास, और चिंटू इस रस्सी को ऐसे घुमाने लगे तो रस्सी क्या इस तरह से आएगी? क्या बताओ, इस तरह से आएगी क्या? चिंटू मान लो इसको ऐसे घुमा रहा है, तो क्या ये इस ऊपर नीचे इस तरह से करेगी? तो ये इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम श्रृंग। क्या कहते हैं इसे? हम श्रृंग कहते हैं।
और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गर्त कहते हैं। तो जो तरंग दैर्ध्य होता है वो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे श्रृंग आएगा, यहाँ पे श्रृंग आएगा, फिर यहाँ पे नीचे क्या आएगा, गर्त। तो जो तरंग दैर्ध्य होता है वो श्रृंगों के बीच की दूरी होता है। जो तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? लेमडा। लेमडा या तो फिर दो श्रृंगों के बीच जो ऊपर ऊपर है इसके बीच की दूरी क्या होती है? लेमडा। या फिर दो जो गर्त होते हैं इनके बीच की दूरी क्या होती है? लेमडा होती है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि दो क्रमागत श्रृंग और दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब कि श्रृंग यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो श्रृंग हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। फिर अगला श्रृंग से श्रृंग, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये ऐसे तो यहाँ श्रृंग केवल होता, दो श्रृंग के बीच की दूरी, ये नहीं होता तो कि केवल लेमडा होता। लेकिन गर्त भी ऐड हो गया तो लेमडा बाई क्या होगा? 2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है ना। जल्दी बताएं आप। अब कुछ लोग कहेंगे सर कि ये मतलब कि ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये ऑप्शन में नहीं होगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर ये 2 गुना क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक लेमडा, फिर यहाँ से लेमडा। देखो इस वाले श्रृंग में इतना गर्त का भी तो छिपा है और इस वाले श्रृंग में भी गर्त का छिपा होगा, इसलिए क्या होगा, हमारे पास तरंग दैर्ध्य की आधी होगा। ठीक। और एक बात और याद रखना यहीं से कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं ये क्या होती हैं, इनके जो माध्यम के कण होते हैं ये लंबवत कंपन करते हैं, इस तरह से कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये होते हैं क्या, ये होते हैं हमारे पास संपीड़न और विरल जैसी संभावनाएं यहाँ पे मतलब देखने को मिलती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। इनके जो माध्यम के कण होते हैं क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। वहीं यदि हमारे पास अनुदैर्ध्य होती तो इस तरह से होती, समांतर होती। ठीक है, समांतर होती। ठीक। मेजान कण कहाँ पाए जाते हैं? मेजान कण कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी बताओ, है ना। इसे आप मेसान भी हिंदी में लिख के आता है, ये बात याद रखना। तो मेसान और मेजान दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो एक्स किरणों की बात करते हैं तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? शैल चिकित्सा में या औद्योगिक क्षेत्र में। इसका खोज किसने किया था? रांटजन ने। ठीक है। गामा विकिरण की खोज किसने की थी? पॉली बुलार्ड ने। इनकी वेधन क्षमता अधिक होने के कारण इनको हम नाभिकीय अभिक्रिया में यूज करते हैं। लेजर बीम, है ना, लेजर बीम। ठीक है। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर का फुल फॉर्म होता है। लाइट, है ना, एमिशन स्टिमुलेटेड, है ना। तो लेजर का फुल फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, लाइट, है ना, एमिशन स्टिमुलेटेड एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास कास्मिक किरणों में। कास्मिक किरणों में मेजान के कण पाए जाते हैं। ठीक है। जरा देखो एक बार कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं कि अनुदैर्ध्य? तो ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका कौन सा गुण नहीं बदलता? तो उसका आवृत्ति नहीं बदलता। लेकिन वहीं बात करें यदि हम तरंग दैर्ध्य का तो वो बदल जाता है। ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंग बदलेगा या नहीं? तो भाई बदलेगा। क्या होगा? बदलेगा। ठीक है। 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी? ये ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी 0.61 मीटर पर सेकेंड। मनुष्य की अधिकतम सभ्यता सीमा कितनी है? तो ये है हमारे पास 95 डेसिबल। ठीक। सेकेंड लोलक वह है जिसकी समय अवधि कितनी है ना। सेकेंड लोलक की बताओ समय अवधि, जल्दी बताइए। सेकेंड लोलक की अवधि कितनी है? ठीक। कोई बताएगा कि लोलक क्या होता है? जल्दी बताओ, लोलक क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 2 सेकेंड। क्या आंसर होगा हमारे पास? 2 सेकेंड। ठीक है। फिर आपको लिस्ट याद करा लूँ कि कौन कौन सी विद्युत चुम्बकीय, क्योंकि ये सवाल ऐसे है ना कि आज हमारा ये लास्ट है तरंग का, तो इससे सवाल हमेशा बनता है, तो इसलिए इसको पीछे आप मत जाओ। विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन कौन सी नहीं हैं? विद्युत चुम्बकीय, क्योंकि पेपर में हमेशा पूछा गया है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं कौन कौन सी? एक होगा हमारे पास कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, एल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें और हमारे पास पराश्रव्य तरंगें। ये मैंने व्हाट्सएप की भाषा में लिखा है, तो आप याद रखना 2 2 4 2 छठ आपको याद रखना है। ठीक। एल्फा बीटा याद रहेगा, ध्वनि और पराश्रव्य याद रहेगा, कैनाल कैथोड के याद रखना। निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का लक्षण नहीं है? जल्दी बताओ, इनमें से क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का लक्षण नहीं है?
विद्युत चुंबकीय तरंगों में विवर्तन और व्यतिकरण नहीं होता। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये तो सही है यार। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं जबकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सत्य है। जबकि जो मैकेनिकल तरंगें होती हैं, आंतरिक तरंगें, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही गलत है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें विवर्तन और व्यतिकरण नहीं होता। विवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश ऐसे जा रहा है थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया, है ना। ठीक। किसी सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? जल्दी बताइए आप इसको जल्दी बताइए कि किसी सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? समयावधि, है ना। जरा एक बताओ आप कि जो तरंग की आवृत्ति है, आवृत्ति आई और आयाम, है ना, ए में क्या संबंध है? इनमें क्या रिलेशन है? जल्दी बताओ आप, इन दोनों में क्या संबंध है आई और ए में? ठीक है, कल हमने बताया था। और एक बात और याद रखना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ध्वनि याद रखना। ठोसों में 2 ध्वनि की चाल होती है जनरली 5110 मीटर पर सेकेंड, आप याद रखना। लिक्विड की बात करेंगे 1440 मीटर पर सेकेंड, गैस की बात करें 332 मीटर पर सेकेंड, और वैक्यूम निर्वात की बात करेंगे तो 0। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है और यही वजह है कि जब बिजली चमकती है तो प्रकाश पहले दिखाई देता है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो इन दोनों में आपने कल क्या समझ में आया था? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास समयावधि। ठीक, इसका PDF आप देख करके बिल्कुल से रिवीजन कर लिया कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य होती है। अब देखो, दृश्य प्रकाश की बात करेंगे तो हम लोग फिर से वहीं याद करेंगे, फिर से एक बार, गैप DALD। तो दृश्य प्रकाश मतलब ये वाली की बात की जा रही है ना, इसकी बात की जा रही है। इसकी खोज किसने की थी जरा बताओ? न्यूटन ने। इसी से हमने 7 रंगों का आभास होता है, 7 रंग, ठीक है, या दृश्य विकिरण इसे बोलते हैं। इनकी वजह से हम लोग कलर को पहचान पाते हैं। तो उनका तरंगदैर्घ्य क्या होता है ना। तो इनका तरंगदैर्घ्य क्या होता है जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ में मैं एक चीज़ आपको बता दूं, त्रिभुज नहीं है क्या? ठीक है, त्रिभुज में बना देता हूँ। त्रिभुज नहीं है तो ये देखो, आपको पता होगा कि जब हमारे पास ये प्रिज्म है, जब यहाँ से कोई किरण जाती है तो ये कितने रंगों में बढ़ जाती है? 7 रंगों में बढ़ जाती है। ठीक है, 3 ये हमारे पास हो गया, 3 3 6, एक हमारे पास 7 हो गया। तरीका क्या था? वहीं विब ग्योर। तो हमने क्या कहा था कि यदि आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? तरंगदैर्घ्य घटेगा, और नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तरंगदैर्घ्य घटेगा। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो हमारे पास अपवर्तनांक है मतलब यन क्या होगा? ये बढ़ेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम। ठीक, और जो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फर्मी होता है। क्या होता है? फर्मी। और एक फर्मी में 10⁻⁻⁻15 मीटर। ठीक, ये भी आप याद रखना। MRI मशीन में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ आप। MRI कौन कौन अपने दिमाग का MRI करवाया है? अपने मतलब सर का MRI होता है ना, कोई यदि चोट लग जाती है, चोट लग गया है, ब्लड जम गया है ना, तो ठीक है। तो आप साथ ही साथ में ये बताओ आप ज़रा, MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे मैं नहीं बताऊंगा। MRI का फुल फॉर्म है ना, आपको नहीं आता खोज के बताना, लेकिन आप कुछ मेहनत करो। कमेंट बॉक्स में ना तो आप कोई आंसर देते हो, ना ये बताते हो कि आपका कितने में से कितना सही हुआ। तो आप MRI का जो ऑप्शन है इसको टिक करके बताना। ठीक है, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगे? नहीं भाई। एक्स किरणें? नहीं। पराश्रव्य तरंगे? चुंबकीय तरंगे? तो क्या होगा हमारे पास? पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, ठीक। तो MRI का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में वीडियो ख़त्म होने के बाद में लिख देना। ठीक, और ये रहेगा हमारे पास
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, नहीं बता के जाता हूँ यार, आप वैसे ही आप इतने मासूम हो, भोले हो, कहाँ से आप प्रश्न दोगे, है ना। तो निम्नलिखित में से किसके पास टेप रिकॉर्डर को नहीं रखना चाहिए। टेप रिकॉर्डर मतलब समझते हो क्या? जैसे आपकी बातों को टेप कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, यही होता है टेप रिकॉर्डर। कभी ज़िंदगी में देखे हो टेप रिकॉर्डर? अच्छा, रील वाला कैसेट कौन कौन देखा है, जो ऐसे आता है चौकोर टाइप का ऐसे, है ना, और यहाँ पे ऐसे रहता था और यहाँ पे ऐसे आप, है ना, यहाँ पे रील इस तरह से चल रहा होता था। कोई देखा है क्या कभी ज़िंदगी में, बताओ, है ना, बताओ। ये साउंड होता था यहाँ पे ऐसे करके, टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर को हम कहाँ नहीं लेके जाना चाहिए, हमें चुंबक के पास नहीं लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, वो भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों को एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें ये भी निकालता रहेगा। तो अब क्या होगा, इसके बाजा मतलब खिड़खिड़ाने लगेंगे, है ना, बिल्कुल से गिड़गिड़ाने लगेगा, आवाज़ साफ नहीं आएगी, ठीक। तो चुंबक के पास नहीं लेके जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल बोर्ड के पास भाई कोई मतलब नहीं है, रेडियो के पास नहीं, रेडियो तो खुद है, घड़ी के पास बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आई होप यहाँ तक हमने बिल्कुल पूरे अच्छे से तरंग को हमने पढ़ रखा है। एक बार मैं फिर से समझ बता दूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, हमने पढ़ लिया है कि जो हमारे पास वेव्स हैं, तरंग, ये क्या होती हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ वेव्स, हमने ये भी पढ़ा, मतलब तरंग पढ़ा, तरंग के प्रकार हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने मैकेनिकल वेव्स पढ़ा, मतलब यांत्रिक तरंगे पढ़ा, ये क्या होती हैं। उसके बाद हमने नॉन मैकेनिकल वेव्स पढ़ा, अयांत्रिक तरंगे पढ़ा। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन से यांत्रिक तरंगे नहीं हैं, है ना। जैसे हमने क्या देखा था, क्या कि कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, एल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे, है ना, और पराश्रवित तरंगे, ये सब क्या हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, गैप पढ़ा था हमने, क्या गैप, DALD, है ना, ये भी हमने पढ़ रखा है। इसके बारे में आवृत्ति घटती है कि बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य घटता है कि बढ़ता है, इनका उपयोग हमने पढ़ रखा है। और साथ ही में हमने ध्वनि तरंगों को देख लिया कि कौन अनुदैर्घ्य है, कौन अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में कौन किस तरह से कण का माध्यम होता है, अनुप्रस्थ में किस तरह के कण गति करते हैं। और साथ ही साथ में हमने ये भी देख लिया है कि ध्वनि तरंगों के प्रकार, अपश्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, इन सब के माध्यम से हमने तरंग को बिल्कुल अच्छे से कंफर्म किया है। और साथ ही साथ में हमने ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में हमने देखा था कि वायु में कितना होगा, हाइड्रोजन में कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा, ध्वनि का विभिन्न कारकों का प्रभाव ध्वनि पर क्या होता है, हमने अच्छे से इन सबको देख लिया है। तो आज की वीडियो बस यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आपका सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यदि इस वीडियो के माध्यम से यदि आपका अपना जो दिमाग है, यदि 1% भी आपको नया ज्ञान मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।